एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल विजार्ड एकेडमी पर। आइए हम भारतीय भूगोल की श्रृंखला में ये भारत के भौतिक प्रदेश की आपसे बातचीत कर रहे हैं। और इस भौतिक प्रदेश में भी हमने भारत के तीसरे भौतिक प्रदेश प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पिछली कक्षा में आपसे चर्चा की थी। और उसके पहले जैसा आपको मालूम होगा कि जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र रहा और उत्तर भारत का विशाल मैदान, इन दो भौतिक प्रदेशों के बारे में आपने कम्प्लीटली अध्ययन कर लिया है। साथियों ध्यान देंगे, कल हमने आपसे प्रायद्वीपीय पठार के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत की थी और उस वक्त हमने आपको बताया था ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर का रहा। और इसे हमने कल बताया होगा कि अध्ययन की सुगमता के लिए प्रायद्वीपीय पठार को दो प्रमुख भागों में बांटा गया था, जिसका पहला भाग आपने कल देखा होगा मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ। इसके पहले वाले वीडियो में आपने उसके बारे में देखा था। और प्रायद्वीपीय पठार का जो ये दूसरा भाग होगा उसे दक्कन का पठार कहेंगे। साथियों ध्यान देना, हमने बताया प्रायद्वीपीय पठार का जो पहला भाग रहा मध्यवर्ती उच्च भूमियाँ, इसके पहले वाले वीडियो में आपने उसके बारे में बातचीत की है। आइए आज हम प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे भाग यानी दक्कन का पठार इसके बारे में हम आपसे बातचीत करेंगे। साथियों दक्कन के पठार की बातचीत करें तो देखिएगा, फिलहाल अभी हम विद मैप आपको दिखाएंगे दक्कन का पठार जो है इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। और ध्यान दीजिएगा, आइए पहले मैं मानचित्र बना लेते हैं। आप एक विशेष बात नोटिस करेंगे कि मानचित्र हम भारत के सिर्फ उसी हिस्से का ही बनाएंगे जो आज की क्लास के लिए यूज़फुल है, इम्पॉर्टेंट है। बाकी जब जहाँ जैसे ज़रूरत होगी विद मैप हम आपको इंट्रोडक्शन कराते रहेंगे। आइए देखिएगा, ये मान लीजिएगा कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है। हमने कहा ये मान लीजिएगा कि भारत का दक्षिणी हिस्सा है। ये कुछ इस तरह की आकृति का है। हमने कहा ये कुछ इस तरह की आकृति का होगा। आइए ये मान लीजिएगा ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। आगे इधर ये पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, ये सारे देश हो जाएंगे और हाँ वो सारे राज्य होंगे। और इधर अगर आप नोटिस करें तो ये इस तरह से, हाँ चलिए ठीक है, छोड़िएगा। खैर हम बातचीत कर रहे थे, ये मान लीजिएगा ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। और इसमें चूँकि हम दक्कन के पठार की बातचीत कर रहे हैं तो जो दक्कन का पठार है, सबसे पहले हम इसकी आकृति की बात करें तो दक्कन का पठार ये लगभग, हमने कहा दक्कन का पठार लगभग त्रिभुजाकार है। यानी इसकी जो आकृति है ये लगभग त्रिभुज की आकृति की जैसी है। और दक्कन के पठार का विस्तार या इसका क्षेत्रफल की बात करें ये लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। वापस देखें, हमने कहा दक्कन के पठार का विस्तार दक्षिण भारत में लगभग त्रिभुज की आकृति का है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। और दक्कन के पठार के विस्तार के बारे में आपसे बातचीत करें तो ध्यान देंगे साथियों, दक्कन के पठार का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल समेत दक्षिण भारत के कई राज्यों में है। और आइए एक चीज़ और देखिएगा, ये जो दक्कन का पठार है, चूँकि इसे भी आप 3 प्रमुख भागों के अंतर्गत पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला होगा सतपुड़ा श्रेणी। ध्यान से सुनेंगे आप। हमने कहा ये जो दक्कन का पठार है जिसका विस्तार दक्षिण भारत के कई राज्यों में है और लगभग इसका क्षेत्रफल 7 लाख वर्ग किलोमीटर का है। हमने कहा इसे आप 3 प्रमुख भागों में विभक्त करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहली वाली होगी ये सतपुड़ा श्रेणी
और अगली जो होगी आपने पढ़ा होगा पश्चिमी घाट के बारे में। तो पश्चिमी घाट होगी ये, चलिए ये पहला हमने कहा सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा पश्चिमी घाट और तीसरा जो होगा पूर्वी घाट। तो ध्यान दें, इस सतपुड़ा श्रेणी, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, इन 3 प्रमुख शीर्षकों के अंतर्गत आप इस दक्कन के पठार का अध्ययन करेंगे, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का दूसरा हिस्सा है। तो साथियों, अविलंब आइए हम आपसे आगे की बातचीत करते हैं और सीधे हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज अभी जो सबसे पहला आपका टॉपिक होगा ये यहाँ पर सतपुड़ा श्रेणी रहने वाला है। तो देखिएगा, हम आपसे सतपुड़ा श्रेणी के बारे में बातचीत करने चल रहे हैं। सतपुड़ा श्रेणी के बारे में हम आपसे बातचीत करने चल रहे हैं। बंधु देखेंगे आप जरा सा, ये एक भारतीय राज्य गुजरात है और ये जो सतपुड़ा श्रेणी, चूँकि हम इस वाले श्रेणी की आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, ये जो सतपुड़ा श्रेणी है इसका विस्तार गुजरात राज्य का एक ज़िला है राजपीपला, उस राजपीपला ज़िले से लेकर के इसका जो विस्तार है ये संपूर्ण मध्य प्रदेश और ये छत्तीसगढ़ तक है। आइए देखिएगा, इसका विस्तार कुछ इस तरह की आकृति का है और इसमें आप देखेंगे जरा सा, ये जो कंप्लीट आकृति आप देख पा रहे हैं, ये जो आप कंप्लीट आकृति देख पा रहे हैं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, हमने कहा ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। और इस सतपुड़ा श्रेणी के विस्तार के बारे में हमने आपसे कहा, इसका विस्तार गुजरात के राजपीपला ज़िले से लेकर के और लगभग छत्तीसगढ़, जो कि छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है, वहाँ तक, अभी आप देखेंगे मैकाल श्रेणी तक होगा। और सतपुड़ा श्रेणी को भी 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, या यूं कहें सतपुड़ा श्रेणी के 3 प्रमुख या सतपुड़ा श्रेणी की 3 प्रमुख पहाड़ियां भी हैं। और जिसमें इस वाले सबसे पहले का नाम आपने सुना होगा राजपीपला। हाँ, राजपीपला पहाड़ी जो है ये सतपुड़ा श्रेणी की सबसे पश्चिमी पहाड़ी है। और राजपीपला पहाड़ी के बाद अगली जो पहाड़ी होगी इसे महादेव पहाड़ी की संज्ञा देते हैं। और महादेव पहाड़ी के आगे ये जो अगली जो पर्वत श्रेणी है इसे मैकाल श्रेणी कहते हैं। इसे हमने कहा मैकाल श्रेणी कहते हैं। तो दोस्तों, आपने इस तरह से देखा कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसका विस्तार 3 प्रमुख पहाड़ियों के अंतर्गत हुआ है, जिसमें सबसे पश्चिमी पहाड़ी राजपीपला पहाड़ी, जो कि हमने कहा गुजरात राज्य का एक जिला भी है राजपीपला, यहाँ से है। और अगली महादेव पहाड़ी जो कि कंप्लीट मध्य प्रदेश में आएगी, और मैकाल श्रेणी जो कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में ये बॉर्डर शेयर करती है, सीमा का निर्धारण करती है। खैर, इसमें देखिएगा ये जो आप कंप्लीट संरचना देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक देख पा रहे हैं, ये पूरा का पूरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है। और ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी इस दक्कन के पठार की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। हमने कहा ये कंप्लीट जो संरचना आप देख पा रहे हैं, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है जो दक्कन के पठार के उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है। और साथियों, आगे बढ़ने से पहले एक खास बात आपको बताएं कि एक ज़बरदस्त प्रश्न जो यहीं से पूछा जाता है, ये दरअसल सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसका विस्तार, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार दो भ्रंश नदी घाटियों के बीच में है। यहीं से एक नदी आपने पढ़ी होगी, नर्मदा। एक नदी तो यहाँ नर्मदा होती है और दूसरी एक नदी है ताप्ती, जो कि दोनों इसे हमने नाम दिया नर्मदा। ये नर्मदा नदी होगी और इस वाली नदी का नाम होगा ताप्ती। ये दोनों पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली, यानी उल्टी दिशा में बहने वाली नदियां हैं। साथ ही
इनके बारे में आपने पढ़ा होगा। ये ऐसी नदियां हैं जो डेल्टा के बजाय एस्चुअरी यानी ज्वार नदमुख बनाती हैं। इनके बारे में हम अगले शीर्षक में विस्तार से नदियों के बारे में बातचीत करेंगे। खैर अभी आप समझे हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमने कहा इस सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार इन दो भ्रंश नदी घाटियों के बीच में है, और ऐसी पर्वत श्रेणी जिसका विस्तार दो भ्रंश नदी घाटियों के बीच में होता है, उसे ब्लॉक पर्वत की संज्ञा देते हैं। उसे हमने कहा ये ब्लॉक पर्वत की संज्ञा देते हैं। तो कहने का सेंस आप समझ चुके होंगे कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है ये भारत के एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण भी है, जो कि कई बार एग्जाम का पार्ट बना है। तो इसे आप जरूर ध्यान देंगे कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है भारत के एकमात्र ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जो कि नर्मदा और ताप्ती दोनों भ्रंश नदी घाटियों के बीच में स्थित है या विस्तृत है या फैला हुआ है। ब्लॉक पर्वत ध्यान देंगे, ब्लॉक पर्वत उस पर्वत को कहेंगे जिसका विस्तार दो भ्रंश नदी घाटियों के बीच में होगा, उसे ही ब्लॉक पर्वत की संज्ञा देंगे। खैर इस वर्ड को भी अगर आप ना समझ पा रहे हो, आगे हम और भी डिफाइन करेंगे। आइए देखिएगा यहाँ पर ये जो हम अलग अलग पहाड़ियों के बारे में आपसे बातचीत करने जा रहे हैं, अलग अलग पहाड़ियों के बारे में हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, या सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से समग्र प्रश्न क्या आपके एग्जामिनर पूछता है। चलिए हम उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे जरा सा, ये जो राजपीपला पर्वत श्रेणी है, हमने कहा ये राजपीपला पर्वत श्रेणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे पश्चिमी श्रेणी है, और राजपीपला पर्वत श्रेणी के ठीक पूरब में महादेव पहाड़ी का विस्तार है। और इसी महादेव पहाड़ी पर ये चूँकि महादेव पहाड़ी है, यही महादेव पहाड़ी पर एक इस तरह से पर्वत चोटी है, और इस पर्वत चोटी का नाम धूपगढ़ है, जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 1350 मीटर की है। हमने कहा जिसकी सामान्यतः ऊंचाई 1350 मीटर की है। अब आप ध्यान देंगे, चूंकि यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, हमने कहा धूपगढ़ जो कि 1350 मीटर ऊंची ये पर्वत चोटी है, ऊंची चोटी है, ये महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये जो धूपगढ़ चोटी है, ये महादेव पहाड़ी के साथ साथ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी आप समझ चुके होंगे, अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी निम्न में कौन सी है, तो आपका जवाब धूपगढ़ होना चाहिए, जिसकी ऊंचाई लगभग 1350 मीटर की होगी। एक चीज़ और, आपने पंचमढ़ी का नाम सुना होगा, तो साथियों ध्यान दें, ये महादेव पहाड़ी पर ही धूपगढ़ के बगल यहीं पर एक और भी स्थल है जिसे पंचमढ़ी हिल स्टेशन कहेंगे। और ध्यान देंगे ये धूपगढ़ और पंचमढ़ी दोनों हमने कहा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित होंगे, क्योंकि संपूर्ण महादेव पहाड़ी का विस्तार ही मध्य प्रदेश राज्य में है। और ये जो पंचमढ़ी है, हमने कहा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित एक बेहद चर्चित या प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक यानी पर्यटन स्थल है, जो कि कहाँ पर स्थित है, धूपगढ़ के समीप। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, महादेव पहाड़ी पर। तो इस तरह से आपने देखा, अगर आपसे पूछा जाए सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपका जवाब होगा धूपगढ़। और दूसरा, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ किस पहाड़ी पर स्थित है, तो महादेव पहाड़ी, या यूँ कहे पंचमढ़ी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो महादेव पहाड़ी। उम्मीद यहाँ तक बातें क्लियर होंगी। आगे बातचीत करते हैं हम आपसे इस मैकाल श्रेणी के बारे में। मैकाल श्रेणी के बारे में थोड़ी सी हम आपसे बातचीत करें तो ध्यान दीजिएगा, मैकाल श्रेणी की जो सबसे ऊंची चोटी है, मैकाल श्रेणी की हम बात कर रहे हैं, ये जो सबसे ऊंची चोटी है, यहाँ पर इस तरह से, इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, इसका नाम अमरकंटक है, अमरकंटक, और जिसकी ऊंचाई लगभग 1066 मीटर की है, 1066 मीटर की। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए मैकाल श्रेणी जो कि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का विस्तार है, मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो आपका जवाब किसी भी हाल में अमरकंटक होगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 1066 मीटर की होगी। और ध्यान दें, सबसे खास बात, ये जो अमरकंटक चोटी है, अमरकंटक ये जो चोटी है मैकाल श्रेणी की तो सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये सतपुड़ा श्रेणी की, यानी सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सर्वोच्च यानी दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इस तरह से दो चीज़ें क्लियर हुई। अगर आपसे कहे सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी तो धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ी पर स्थित, और कहें सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो आपका जवाब अमरकंटक होगा, जो कि मैकाल श्रेणी पर स्थित है। और ध्यान दें, अमरकंटक भी एक बेहद चर्चित पर्यटक स्थल है, एक स्वास्थ्यवर्धक स्थल है। और इसी अमरकंटक चोटी के और दक्षिण से ही नर्मदा और सोन नामक दो नदियों का उद्भव होता है, दो नदियों का उद्गम होता है। इसे हम नदी वाले शीर्षक में आपसे बातचीत करेंगे। तो नर्मदा और सोन, चूँकि नर्मदा भी आपने देखा ये अरब सागर में गिरने वाली, नर्मदा नदी जो है ये अरब सागर में गिरने वाली सबसे लंबी नदी है। और सोन नदी की बात करें तो शायद हमने कल अथवा उसके पहले की वीडियो में बताया होगा, ये उत्तर प्रवाही नदी है जो कि उत्तर की दिशा में बहते हुए और बिहार की जो कैपिटल है पटना, उसी के समीप गंगा से मिल जाती है। मीन्स जो सोन नदी वो गंगा की सहायक नदी है। खैर, आपने देखा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बारे में हमने कहा, राजपीपला पहाड़ी सतपुड़ा श्रेणी का सबसे पश्चिमी विस्तार है। उसका मध्य विस्तार यानी सतपुड़ा श्रेणी का मध्य विस्तार महादेव पहाड़ी और सबसे पूर्वी विस्तार मैकाल श्रेणी है। ये महादेव पहाड़ी पर ही सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर स्थित है। साथ ही साथ पंचमढ़ी हिल स्टेशन या यूँ कहें पंचमढ़ी नामक ये जो पर्यटन स्थल वो भी इसी पर स्थित है। अमरकंटक जो कि सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो मैकाल श्रेणी पर स्थित है। तो हम आपसे बात कर रहे थे, वापस आप इधर ध्यान देंगे, दक्कन के पठार को हमने बताया। इसके दक्कन का पठार का अध्ययन आप 3 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत करेंगे, जिसमें सतपुड़ा श्रेणी के बारे में आपने बातचीत पूरी कर ली। आइए अब हम अगली बातचीत करते हैं आपसे पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। आइए अब हम आपसे बातचीत करते हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। पश्चिमी घाट पहाड़ी की बातचीत करें आपसे तो चूँकि ये भारत का पूर्वी तट होगा और ये भारत का पश्चिमी तट होगा। पूर्वी तट पर स्थित जो घाट होगा उसे पूर्वी घाट कहेंगे, पश्चिमी तट पर स्थित घाट को आप पश्चिमी घाट कहेंगे। और पश्चिमी घाट पहाड़ी जैसा नाम से ही बिल्कुल स्पष्ट हो पा रहा होगा, ये नाम से ही लगभग क्लियर हो पा रहा होगा कि इस पश्चिमी घाट पहाड़ी का जो ये विस्तार होगा ये भारत के पश्चिमी तट पर ही होना चाहिए, भारत के बिल्कुल ये पश्चिमी तट पर होना चाहिए। और वास्तव में इस पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार भी ये इस कदर है। ये कंप्लीट आप जो देख पा रहे हैं ये पश्चिमी घाट पहाड़ी है। और अगर हम आपसे बातचीत करें, चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करते हैं। ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है, पश्चिमी घाट पहाड़ी की बातचीत करें तो संरचना की दृष्टि से ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है अपने आप में एक पूरी यूनिट है, एक पूरी ये इकाई है। और इस पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार उत्तर में इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, उत्तर में हमने कहा इस ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर के, और दक्षिण में यहाँ केप केमोरिन जो कि तमिलनाडु राज्य में ये भारत की मुख्य भूमि का सबसे आखिरी छोर है, सबसे दक्षिणी छोर है। ये कन्याकुमारी जिले में आएगा। तो ये पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार हमने कहा उत्तर में नर्मदा और ताप्ती नदियों के मुहाने से लेकर के दक्षिण में कन्याकुमारी के केप केमोरिन तक है। और दूसरी बड़ी चीज़, ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है ये इसकी लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर की है। और पश्चिमी घाट पहाड़ी की जो औसत ऊंचाई होगी, हमने कहा पश्चिमी घाट पहाड़ी की जो लगभग लंबाई है ये 1600 किलोमीटर की है। और पश्चिमी घाट पहाड़ी की औसत ऊंचाई यानी एवरेज हाइट जो है ये 1200 मीटर की होगी। नोटिस करेंगे आप, ये लंबाई 1600 किलोमीटर की है और ऊंचाई 1200 मीटर में है। इस बात को आप समझेंगे। तो ये हम इसके लंबाई और इसकी ऊंचाई के बारे में आपसे बातचीत कर रहे थे। हाँ, एक खास बात आप ध्यान देंगे, अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला अथवा पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो बेशक आपका जवाब हिमालय पर्वत होगा या हिमालय श्रेणी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो ध्यान दीजिएगा ये जो पश्चिमी घाट है, इसे हमने कहा ये भारत की दूसरी ये सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी ये पश्चिमी घाट पहाड़ी है। और तीसरी बड़ी बात, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में, सिर्फ भारत में विस्तृत भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है, तो अब ऐसी स्थिति में आपका जवाब हिमालय कदापि नहीं होगा, आपका जवाब पश्चिमी घाट पहाड़ी होगा। क्यों? आपको पता है जो हिमालय पर्वत है उसका विस्तार सिर्फ भारत में ना होकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भारत, नेपाल, भूटान, तमाम देशों में है। तो इस बात को आप ध्यान देंगे कि अगर आपसे पूछा जाए सिर्फ भारत में विस्तृत भारत की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी निम्न में से कौन सी है, तो पश्चिमी घाट पहाड़ी होगी। आइए हम आगे इसके बारे में बातचीत करते हैं। देखिएगा ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है, इस पश्चिमी घाट पहाड़ी के और उत्तर में, पश्चिमी घाट पहाड़ी के और उत्तर तथा पश्चिम में ये सौराष्ट्र प्रदेश होगा। ये पूरा का पूरा ये काठियावाड़ प्रायद्वीप और इसमें सौराष्ट्र प्रदेश होगा। और इस सौराष्ट्र प्रदेश में 3 प्रमुख पहाड़ियाँ विस्तृत हैं, जिसमें एक का नाम मांडव होगा, मांडव बारदा। सौराष्ट्र प्रदेश के हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। यहाँ पर एक पहाड़ी होगी, इसका नाम होगा मांडव। यहाँ पर एक और भी पहाड़ी है, इसका नाम बारदा। और यहाँ पर एक और भी पहाड़ी है, इसका नाम गिर है। चलिए इसे थोड़ा सा इरेज करेंगे, इसे हमने कहा थोड़ा सा इरेज करेंगे। तो ये हम बात कर रहे हैं, हम आपसे बातचीत कर रहे हैं पश्चिमी घाट पहाड़ी के उत्तर में। पश्चिमी घाट पहाड़ी के उत्तर में हमने कहा ये पूरा का पूरा ये सौराष्ट्र प्रदेश होगा, या इसे काठियावाड़ प्रायद्वीप भी आप कहेंगे। और ये इस वाली पहाड़ी का नाम मांडव पहाड़ी है। ध्यान देंगे, इस वाली पहाड़ी का नाम हमने कहा ये मांडव है, और इस वाली पहाड़ी का नाम बारदा है, बारदा। और इस वाली पहाड़ी का नाम गिर पहाड़ी है, गिर पहाड़ी। और इसमें सबसे ज़्यादा बार, बेशक आपको पता होगा कौन सी पहाड़ी आपसे पूछी गई, गिर पहाड़ी, क्योंकि इसकी अपनी एक अलग विशेषता है। ये संपूर्ण भारत अकेले नहीं बल्कि लगभग पूरे एशिया में ये जो गिर पहाड़ी है अपने आप में अनोखी है। अपने आप में अनोखी सिर्फ इसलिए है क्योंकि आपको पता है ये वही गुजरात का सौराष्ट्र प्रदेश में स्थित गिर पहाड़ी है, जिस पर किस प्रकार के शेर पाए जाते हैं, या जिन पहाड़ियों में किस प्रकार के शेर पाए जाते हैं। तो भाई आपने सुना होगा एशियाई शेर, एशियाई शेर। तो एशियाई शेर कहाँ पाए जाते हैं? गुजरात राज्य में स्थित गिर की पहाड़ियों में। और ध्यान दें, इसी एशियाई शेर का दूसरा नाम ये बब्बर शेर भी है, बब्बर शेर भी है। ध्यान दें, हम शेर की बात कर रहे हैं, चीते की बात नहीं कर रहे हैं। शेर आप समझ रहे होंगे, ये वही एशियाई शेर अथवा बब्बर शेर है। नवरात्रि के अवसर पर आप देखते होंगे ये दुर्गा जी की प्रतिमा जिस शेर के ऊपर लगाई जाती है, ये वही एशियाई शेर, जिसके ये गले में या गर्दन पर बहुत लंबे लंबे बड़े बड़े बाल होते हैं, विचित्र टाइप के। तो ये गिर की पहाड़ियाँ हैं। हमने बताया इसका विस्तार गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश अथवा काठियावाड़ प्रायद्वीप में है, जो कि पश्चिमी घाट पहाड़ी के ठीक उत्तर में है। गिर की पहाड़ियाँ किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेरों के लिए अथवा बब्बर शेरों के लिए प्रसिद्ध है। आइए अब आगे की हम आपसे बातचीत करते हैं, चूँकि ये कंप्लीट पश्चिमी घाट पहाड़ी है। पश्चिमी घाट पहाड़ी की बात करें तो इसके आप जैसे जैसे दक्षिण में आएंगे, पश्चिमी घाट पहाड़ी से एक खास बात तो ये आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली तमाम सारी नदियों का उद्गम हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा होगा महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलेगी। उसके बाद आगे महाबलेश्वर से आपने पढ़ा होगा, महाबलेश्वर से पढ़ा होगा, फिर कावेरी नदी निकलेगी, कृष्णा नदी निकलेगी, तमाम सारी नदियाँ आएंगी, उनके हम अलग से आपसे बातचीत करेंगे। और दूसरी बड़ी चीज़, पश्चिमी घाट पहाड़ी की अगर बात करें तो देखिएगा पश्चिमी घाट पहाड़ी के यहाँ दक्षिण हिस्से में लगभग यहाँ पर ये नीलगिरी एक पहाड़ी है, नीलगिरी पहाड़ी का भी विस्तार है। ये इस तरह से
पश्चिमी घाट पहाड़ी पर, ये पश्चिमी घाट पहाड़ी के दक्षिणी हिस्से में हमने कहा ये जो आप देख पा रहे हैं इसे नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं, नीलगिरी पर्वत श्रेणी कहते हैं या नीलगिरी श्रेणी कहेंगे, जिसका विस्तार पश्चिमी घाट पहाड़ी के दक्षिण में है। और ये जो नीलगिरी श्रेणी है, हमने कहा ये जो नीलगिरी श्रेणी है, इस नीलगिरी श्रेणी का विस्तार 3 भारत के राज्यों में, 3 भारतीय राज्यों में इसका विस्तार कर्नाटक में भी है, तमिलनाडु में भी है और केरल में भी है। खास बात ध्यान दीजिएगा, ये नीलगिरी श्रेणी ज़्यादा बार एग्जामिनर इस पर नज़र इसलिए रखता है क्योंकि ये जो नीलगिरी श्रेणी है, इस नीलगिरी श्रेणी को ही पूर्वी और पश्चिमी घाट पहाड़ी का मिलन बिंदु कहते हैं। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि पूर्वी व पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ परस्पर निम्न में से किस स्थान या किस श्रेणी पर मिलती हैं, तो ऐसी स्थिति में अब आपका जवाब नीलगिरी श्रेणी होगा। दूसरी बड़ी चीज़ हमने कहा नीलगिरी श्रेणी का विस्तार कितने राज्यों में है, तो भाई 3 राज्यों में है। और सबसे खास बात आपने पढ़ा होगा साइलेंट वैली मतलब हिंदी में से कहेंगे शांत घाटी। भाई ये शांत घाटी ज़्यादातर बार एग्जामिनर यहाँ से आपसे प्रश्न किया है, ये कौन से भारतीय राज्य में स्थित है, तो भाई ये साइलेंट वैली कौन से राज्य में है, ये केरल राज्य में। और आपको पता है ये साइलेंट वैली, दूसरा एग्जामिनर ये भी पूछता है साइलेंट वैली कहें अथवा शांत घाटी कहें, कौन से राज्य में, केरल राज्य में। और ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो भाई ये किस लिए प्रसिद्ध है, जैव विविधता के लिए ये साइलेंट वैली या जो शांत घाटी है ये प्रसिद्ध है। और इस साइलेंट वैली अथवा शांत घाटी जो कि जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, केरल राज्य में स्थित है, इस साइलेंट वैली का विस्तार भी आपके इसी नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर ही। तो कुछ खास बातें इन्हें आप जरूर उम्मीद है ध्यान देंगे। और इसके अतिरिक्त नीलगिरी पर्वत श्रेणी की बात करें तो इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर एक चोटी है जिसका नाम दोदा बेट्टा है। ये यहाँ पर एक पर्वत चोटी है। चलिए इस पर्वत चोटी का नाम हमने कहा, इसका नाम ऊपर लिख दे रहे हैं दोदा बेट्टा, चूँकि दक्षिण भारत के नाम है, आपको पता है थोड़े विचित्र होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये दोदा बेट्टा हमने कहा नीलगिरी पर्वत श्रेणी की एक चोटी है। और इस दोदा बेट्टा चोटी की ऊंचाई लगभग 2636 यानी लगभग 2636 मीटर की है। और ये जो 2636 मीटर ऊंची दोदा बेट्टा नामक ये चोटी है, ये नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। और ये पश्चिमी घाट पहाड़ी की दोदा बेट्टा की बात करें, हमने कहा नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कौन? दोदा बेट्टा। कौन से पर्वत श्रेणी पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर स्थित। ऊंचाई कितनी? लगभग 2636 मीटर। अच्छा, और इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अगर आप और दक्षिण में जाएंगे, इस नीलगिरी पर्वत श्रेणी के अगर आप दक्षिण में जाते हैं तो यहाँ पर देखिएगा एक और भी पहाड़ी है, इसका नाम अन्नामलाई पहाड़ी है। ये इस वाले हिस्से को आप देख पा रहे होंगे, ये थोड़ा सा इससे कट करके होगा। इस वाले हिस्से का नाम आप देख पा रहे होंगे, जिसे हमने कहा ये अन्नामलाई पहाड़ी है। अन्नामलाई पहाड़ी जो कि हमने कहा नीलगिरी पर्वत श्रेणी के और दक्षिण में है। और इस अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार केरल राज्य में होगा। ये जो अन्नामलाई पहाड़ी है, अन्नामलाई ये जो पहाड़ी है, इसी पहाड़ी पर, अन्नामलाई पहाड़ी पर ही स्थित ये जो सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम अनैमुदी, आपने पढ़ा होगा, ये रही अनैमुदी। चलिए थोड़ा इसे ऊपर लिख दे रहे हैं, बाद में मिटाना पड़ेगा। अनैमुदी। और इस अनैमुदी पहाड़ी की जो ऊंचाई है लगभग 2695 मीटर की है, लगभग 2695 मीटर की हमने बताया। अब आप ध्यान देंगे
नीलगिरी पर्वत श्रेणी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी का विस्तार है और इस अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम अनैमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर की है। और ये 2695 मीटर ऊंची अनैमुदी चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ साथ ये पूरे पश्चिमी घाट पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है। यानी पश्चिमी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी की बात करें अनैमुदी और दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें दोदा बेट्टा। अनैमुदी कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? अन्नामलाई पहाड़ी पर। दोदा बेट्टा कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? नीलगिरी पर्वत श्रेणी पर। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अन्नामलाई पहाड़ी के और दक्षिण में जो विस्तार है उस वाली पहाड़ी को कार्डमम पहाड़ी, इस वाली पहाड़ी को हमने कहा यहाँ पर ये कार्डमम पहाड़ी कहेंगे। कार्डमम अथवा इसी का दूसरा नाम इलायची पहाड़ी भी है, इलायची पहाड़ी। चलिए कोई दिक्कत नहीं, कार्डमम अथवा इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी इसका नाम है। और ये जो कार्डमम अथवा इलायची पहाड़ी है, कार्डमम अथवा ये जो इलायची पहाड़ी है, ये भारत की सबसे दक्षिणी पहाड़ी है, या यूं कहें भारत में दक्षिणतम स्थित पहाड़ी कौन सी है? तो ये कार्डमम अथवा इलायची पहाड़ी होगी। और इसी कार्डमम अथवा इलायची पहाड़ी की एक चोटी यहाँ पर है। इस चोटी का नाम, चलिए थोड़ा इसे यहाँ पर कर दे रहे हैं, इस वाली चोटी का नाम महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी। और ध्यान देंगे ये जो महेंद्रगिरी पर्वत चोटी है ये भारत की दक्षिणतम चोटी है, यानी भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। एक महेंद्रगिरी चोटी आपको उड़ीसा राज्य में भी पढ़ने को मिलेगी, लेकिन हम चूंकि दक्षिणतम की बात कर रहे हैं जो कि कार्डमम अथवा इलायची पहाड़ी पर स्थित है, केरल राज्य में स्थित है। महेंद्रगिरी हम उस चोटी की बात कर रहे हैं जो कि भारत की सबसे दक्षिणी चोटी है। और इस महेंद्रगिरी की हम बात आपसे वापस फिर करेंगे जब भारत में वर्षा अथवा भारत में मानसून की बातचीत करेंगे। तो ये हम आपसे कुछ बात कर रहे थे, पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। उम्मीद है यहाँ तक चीज़ें आप समझे होंगे। आइए आज इस प्रायद्वीपीय पठार को ख़त्म कर लेते हैं। अगला जो इसमें भाग होगा प्रायद्वीपीय पठार में, चूँकि आप दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं तो दक्कन के पठार में पहला आपने देखा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दूसरा आपने देखा ये पश्चिमी घाट पहाड़ी, और तीसरा जो होगा पूर्वी घाट पहाड़ी, पूर्वी घाट पहाड़ी। तो आइए देखते हैं पूर्वी घाट पहाड़ी के बारे में। चलिए चूँकि इसे इरेज करना ही होगा, इसे इरेज करना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिएगा पूर्वी घाट पहाड़ी। भाई अगर पश्चिमी घाट पहाड़ी जो है इसका विस्तार पश्चिम में होगा तो एक बात ये निश्चित है, ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी होगी, ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी होगी इसका विस्तार किस दिशा में होगा? तो ये निश्चित ही है कि इसका जो विस्तार है ये पूरब में होगा। पूर्वी घाट पहाड़ी का जो विस्तार है ये पूरब में होगा। अच्छा चलिए इसे भी थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। ध्यान दें आप, ये कंप्लीट चित्र के माध्यम से देख पा रहे हैं। ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है, ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी है ये बिल्कुल क्रमबद्ध है, निरंतर है। यानी यहाँ से शुरू होकर के इसका विस्तार यहाँ केप कोमोरिन जो कि तमिलनाडु राज्य के कन्याकुमारी जिले का सबसे दक्षिणी छोर है, यहाँ तक पश्चिमी घाट पहाड़ी का विस्तार है। लेकिन पूर्वी घाट पहाड़ी के संबंध में परिस्थितियाँ कुछ इस तरह ना हो करके, ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, पूर्वी घाट पहाड़ी जो है इसका विस्तार क्रमबद्ध अथवा निरंतर ना हो करके, इसका हमने कहा जो विस्तार है ये क्रमबद्ध अथवा निरंतर ना हो करके बीच बीच में कटा फटा हुआ है। बीच बीच में हमने कहा इसका जो विस्तार है ये कटा फटा हुआ है। और इस पूर्वी घाट पहाड़ी की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि चूँकि ये कई पहाड़ियों में विभक्त है, ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है हमने कहा ये कई पहाड़ियों में विभक्त है। इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं। पूर्वी घाट पहाड़ी हमने कहा चूँकि ये कई पहाड़ियों में विभक्त है और इसकी प्रत्येक श्रेणी को अलग अलग राज्य में अलग अलग नाम से जाना जाता है। अलग अलग राज्य में हमने कहा अलग अलग नाम से जाना जाता है। और सामान्यतः जो आपका एग्जामिनर है वो यहाँ से कुछ इस तरह से प्रश्न भी करता है, यहाँ से कुछ इस तरह से प्रश्न भी करता है। तो आइए हम इसमें देखते हैं। ध्यान दीजिएगा
ये पूर्वी घाट पहाड़ी है। पूर्वी घाट पहाड़ी का विस्तार क्रमबद्ध हमने कहा अथवा निरंतर नहीं है। एक बात निश्चित है, अगर इसका विस्तार भी पश्चिमी घाट पहाड़ी की तरह क्रमबद्ध अथवा निरंतर होता तो आप इमेजिन करें जो इस बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां हैं, फिर उनकी स्थिति जिस तरह वर्तमान में है कुछ इस तरह ना होती। यानी इस पश्चिमी घाट पहाड़ी से निकलने वाली जो नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती हैं, बीच बीच में उन्होंने पूर्वी घाट पहाड़ी को बिल्कुल काट करके समतल कर दिया है। यानी पूर्वी घाट पहाड़ी को बिल्कुल काट छांट करके बिल्कुल दुरुस्त कर दिया, बराबर कर दिया है। और ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, इसका विस्तार उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन 3 राज्यों में प्रमुख रूप से है। और इसमें हमने कहा चूँकि पूर्वी घाट पहाड़ी में जो अलग अलग पहाड़ियाँ इन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, इसमें ये वाली पहाड़ी आप देख पा रहे होंगे, इसका नाम नल्ला मलाई है। नल्ला मलाई जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। नल्ला मलाई के बाद अगली जो पहाड़ी है, नल्ला मलाई के बाद अगली जो पहाड़ी, इसका नाम होगा पालकोंडा। और पालकोंडा के बाद अगली एक और भी पहाड़ी है पूर्वी घाट की जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, और इसका नाम है बेलीकोंडा। और ध्यान देंगे ये 3 के तीनों हमने कहा संयुक्त रूप से कौन से राज्य में स्थित हैं, तो भाई ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। वापस देखें, पूर्वी घाट पहाड़ियों का ही विस्तार है, पूर्वी घाट पहाड़ियों का ही विस्तार है नल्ला मलाई पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी और बेलीकोंडा पहाड़ी। अगर आपसे पूछा जाए नल्ला मलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा जो पूर्वी घाट पहाड़ियाँ का विस्तार हैं, ये किस राज्य में स्थित है भाई, तो कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। अच्छा, एक सबसे खास बात और भी है यहाँ पर, ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, पूर्वी घाट ये जो पहाड़ी है, इसकी सबसे उच्चतम चोटी, चूँकि अभी आपने देखा पश्चिमी घाट पहाड़ी की जो सबसे उच्चतम चोटी रही, आपने देखा कौन सी रही भाई, अनैमुदी 2695 मीटर। तो उसी तरह से पूर्वी घाट पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी कोई ना कोई होगी, और पूर्वी घाट पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो यहाँ पर है। और इसकी जो ऊंचाई है, इस पूर्वी घाट पहाड़ी की जो ऊंचाई है, सबसे ऊंची जो चोटी है, इसका नाम विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम, ध्यान देंगे, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश का सबसे बड़ा शहर भी है, आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे गहरा बंदरगाह भी है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और उसके अतिरिक्त हमने कहा विशाखापत्तनम ये पूर्वी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। और इस पूर्वी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी विशाखापत्तनम की जो ऊंचाई है लगभग 1680 मीटर की है, 1680 मीटर की है। आइए आगे बातचीत करते हैं। देखिएगा, तमिलनाडु में जो पूर्वी घाट पहाड़ियों का विस्तार है, इसमें जो अलग अलग पहाड़ियाँ हैं, ये ज़्यादातर बार एग्जामिनर आपका पूछता है। तो देखिएगा, ये एक पहाड़ी है, ये एक पहाड़ी, इसका नाम जावादी, इसका नाम है जावादी, हमने कहा जावादी। अगली पहाड़ी का नाम सेवराय, जावादी सेवराय। और अगली एक पहाड़ी है, इसका नाम पंचामलाई। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम हमने कहा पंचामलाई। तो ध्यान देंगे आप, ये जावादी, सेवराय अथवा ये जो पंचामलाई, ये तीन की तीनों जो पहाड़ियाँ हैं, ये पूर्वी घाट पहाड़ी का ही विस्तार हैं, और पूर्वी घाट पहाड़ी की ये इकाइयाँ हैं। और इनका जो विस्तार है कौन से भारतीय राज्य में भाई, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित। और इसी पंचामलाई पहाड़ी के और दक्षिण, चूँकि ये हमने आपसे बताया था कंप्लीट ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, कंप्लीट हमने आपसे बताया था ये नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, जो कि पूर्वी घाट पहाड़ी और पश्चिमी घाट पहाड़ी का मिलन स्थल भी है। ये जो नीलगिरी पर्वत श्रेणी की हम आपसे बात करें, नीलगिरी पर्वत श्रेणी और नीलगिरी के दक्षिण, नीलगिरी पर्वत के और दक्षिण जो स्थित ये पहाड़ियाँ हैं, वो मेनली यानी मुख्यतः सागौन और चंदन के वनों के लिए भी प्रसिद्ध हैं। और इस पंचामलाई पर्वत श्रेणी के और दक्षिण में
या पंचामलाई पहाड़ी के और दक्षिण में यहाँ पर बातचीत करें तो मेलागिरी पर्वत श्रेणी, शायद आपने कभी सुना हो, पंचामलाई पहाड़ी के और दक्षिण में मेलागिरी श्रेणी स्थित है। और ये जो मेलागिरी श्रेणी है, आप ध्यान देंगे, ये भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। वापस देखें, पंचामलाई पहाड़ी के और दक्षिण में तमिलनाडु राज्य में मेलागिरी पर्वत श्रेणी है या मेलागिरी श्रेणी है। और ये मेलागिरी श्रेणी हमने कहा भारत में चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। और आपने सुना होगा, आज से 7-8 साल पहले की घटना है, ये दक्षिण भारत में एक कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन रहता था, जो कि चंदन के लकड़ियों का ही अवैध तस्करी किया करता था। वो मेलागिरी पर्वत श्रेणी पर यहीं पर रहा करता था, जो कि हमने कहा वो चंदन का ही चूंकि तस्कर था, इसी मेलागिरी श्रेणी पर ही था। ये दक्षिण भारत, तमिलनाडु राज्य में। तो इस तरह से आपने देखा है जो मेलागिरी श्रेणी है, अगर आपसे पूछा जाए किस लिए प्रसिद्ध है, भाई चंदन के वनों के लिए। हाँ, अगर विकल्प में सागौन और चंदन दोनों आ जाए तो वहाँ पर आपका जवाब फिर वही होगा, लेकिन अगर सिर्फ चंदन के वन है तो बिल्कुल बेहतर जवाब होगा। एक तो मेलागिरी श्रेणी हमने कहा ये तमिलनाडु राज्य में, और एक और भी श्रेणी है यहाँ पर, एक और भी श्रेणी है यहाँ उड़ीसा राज्य में, इसका नाम है मलयागिरी श्रेणी। तो ध्यान देंगे, ये जो मलयागिरी श्रेणी है ये उड़ीसा राज्य में विस्तृत है, और मेलागिरी पर्वत श्रेणी हमने कहा ये तमिलनाडु राज्य में है, जो कि ये चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से यहाँ एक 2-3 चीज़ें आप बेशक वापस हम रिपीट करें, उन्हें आप ध्यान से सुनेगा। अगर आपसे पूछा जाए, इस चूँकि प्रायद्वीपीय पठार का ये जो दूसरा भाग दक्कन का पठार आप उसे पढ़ रहे हैं, हाँ एक चीज़ हम आपसे बीच में कहना चाहेंगे, अगर जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं अगर आपको संतोषजनक हो, चीज़ें आप समझ पा रहे हैं, तो चूँकि इतनी ईमानदारी से आपके लिए लेबर कर रहे हैं, आप एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर पॉसिबल हो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे, इससे हमारा और भी मनोबल बढ़ेगा। खैर, आइए हम देखते हैं, हम आपसे बात करने जा रहे थे, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार में हम इसका दूसरा भाग दक्कन का पठार पढ़ रहे हैं। और प्रारंभ में हमने आपको बताया जो दक्कन का पठार है इसे 3 प्रमुख बिंदुओं के अंतर्गत पढ़ा जाएगा, जिसमें पहली सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, दूसरी पश्चिमी घाट पहाड़ी और तीसरी पूर्वी घाट पहाड़ी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को हमने बताया इसका जो विस्तार है गुजरात से लेकर के लगभग छत्तीसगढ़ तक है, और सतपुड़ा श्रेणी का विस्तार 3 पहाड़ियों में है, एक पहली राजपीपला पहाड़ी, दूसरी महादेव पहाड़ी और तीसरी मैकाल पहाड़ी। ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी हमने कहा इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350 मीटर महादेव पहाड़ी पर स्थित है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है, और उसी के ठीक बगल पंचमढ़ी स्थित है। और मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जो कि सतपुड़ा श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, जिसकी ऊंचाई 1066 मीटर की होगी। ये तो हमने आपसे बातचीत की थी मोटी मोटी सतपुड़ा श्रेणी के बारे में, पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में। इस ये जो गिर पहाड़ियाँ, गिर की पहाड़ियाँ हैं गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप के या सौराष्ट्र प्रदेश में, इसे आप जरूर याद रखिएगा किसके लिए प्रसिद्ध, भाई एशियाई शेर अथवा बब्बर शेर के लिए। और उसके अतिरिक्त पश्चिमी घाट पहाड़ी के बारे में देखा, इसका विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर और ऊंचाई लगभग 1200 मीटर की। हाँ, ये जो पश्चिमी घाट पहाड़ी और ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, पश्चिमी घाट और ये जो पूर्वी घाट पहाड़ी है, चलिए इसे थोड़ा सा ढंग का बना देते हैं, खैर कोई दिक्कत नहीं है अभी। हाँ, ये जो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पहाड़ी हैं, अगर आपसे पूछा जाए इनका मिलन स्थल कौन सा है, तो भाई नीलगिरी श्रेणी हो। और आपने देखा था अभी कि ये पश्चिमी घाट पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है, पश्चिमी घाट पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम अनैमुदी और कौन से पहाड़ी पर आएगी, अन्नामलाई पहाड़ी पर। और नीलगिरी श्रेणी पर एक और भी चोटी है जिसका नाम दोदा बेट्टा है, 2636 मीटर ऊंचाई है, वो नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। एक खास बात आप नोटिस करेंगे, ये जो हमने आपसे बातचीत की अनैमुदी के बारे में, अनैमुदी अभी हमने आपसे बातचीत की, इसकी ऊंचाई कितनी, 2695 मीटर। 3 चीज़ें याद रखिएगा, ये अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है,
दूसरी बात ये पश्चिमी घाट पहाड़ी की भी सबसे ऊंची चोटी है, और तीसरी बात ये दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। और दूसरी बात हमने जो आपसे की दोदा बेट्टा के बारे में, दोदा बेट्टा। तो दोदा बेट्टा की जो ऊंचाई है ये लगभग 2636 मीटर की है, लगभग 2636 मीटर। और जो दोदा बेट्टा ये जो चोटी है ये हमने कहा नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, नीलगिरी श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी और पश्चिमी घाट पहाड़ी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ ये दक्षिण भारत की भी दूसरी सबसे ऊंची चोटी होगी। और यहाँ पर हम जो बात करें विशाखापत्तनम की जो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, विशाखापत्तनम जो कि पूर्वी घाट पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1680 मीटर की है। तो साथियों, ये इस तरह से आज की क्लास फिलहाल यही समाप्त करेंगे। रीजन ये प्रायद्वीपीय पठार का आई थिंक आपने कंप्लीट अध्ययन कर लिया, और ये क्लास आपको रुचिकर लगी हो तो बेशक इसे आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपको बहुत जल्दी अगले वीडियो में, और अगला जो आपका टॉपिक होगा वो तटीय मैदान एवं द्वीप समूह होगा। आशा करते हैं चीज़ें सारी संतोषजनक होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।